भारत समाचार। बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की। बता दें कि एसजीपीजीआई निदेशक की नियुक्ति नियमावली में बदलाव होगा। अब 68 साल की उम्र तक निदेशक की नियुक्ति हो सकेगी। राज्यपाल पीजीआई निदेशक को सेवा विस्तार दे सकेगी। प्रस्ताव को कल कैबिनेट में देखिए मंजूरी दे दी गई है। अब तक निदेशक की अधिकतम उम्र 65 साल है। वर्तमान निदेशक आर.के. धीमान का कार्यकाल फरवरी में पूरा हो रहा है। नए निदेशक के लिए देखिए आवेदन पत्र भी जमा हो चुके हैं। अब तक निदेशक के लिए 38 प्रोफेसरों ने आवेदन किया है। 13 प्रोफेसर केजीएमयू, पीजीआई और लोहिया संस्थान के हैं। कैबिनेट ने नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव मंजूर किया है। प्रोफेसर धीमान को सेवा विस्तार मिलने का रास्ता अब और ज्यादा साफ हो गया है। तो देखिए कैबिनेट ने नियमावली में बदलाव का जो प्रस्ताव है उसे मंजूर किया। प्रोफेसर धीमान को सेवा विस्तार मिलने का रास्ता साफ हुआ है। तो एसजीपीजीआई के निदेशक की नियुक्ति की नियमावली में बदलाव होगा। देखिए अब 68 साल की उम्र तक निदेशक की नियुक्ति हो सकेगी। राज्यपाल निदेशक को सेवा विस्तार दे सकेंगी। प्रस्ताव को बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। अब तक निदेशक की अधिकतम उम्र 65 साल है। और देखिए वर्तमान निदेशक प्रोफेसर आर.के. धीमान का कार्यकाल फरवरी में पूरा हो रहा है। नए निदेशक के लिए आवेदन पत्र भी जमा हो चुके हैं। अब तक 38 प्रोफेसरों ने आवेदन किया है। 13 प्रोफेसर केजीएमयू, पीजीआई और लोहिया संस्थान के हैं। इस बीच कैबिनेट ने नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है और कयास लगाया जा रहा है कि प्रोफेसर धीमान को सेवा विस्तार मिलने का रास्ता और साफ हो गया है। और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या कुछ ये बदलाव किया गया है? देखिए, ये खबर आ रही है कि जो कल शाम को कैबिनेट हुई है उसमें एसजीपीजीआई के डायरेक्टर की जो आयु सीमा है वो 65 साल से बढ़ाकर 68 साल कर दी गई है। जिसकी वजह से एक चीज ये साफ हो रही है कि जो आर.के. धीमान इसी फरवरी में 28 तारीख को रिटायर हो रहे थे, उनको 3 साल के लिए और सेवा विस्तार मिल सकता है। यानी कि वो 3 साल और एसजीपीजीआई के डायरेक्टर बने रह सकते हैं और इसके लिए राज्यपाल की अनुमोदन के बाद उनको इस पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है और ये माना जा रहा है कि आर.के. धीमान के रहने से एसजीपीजीआई की स्थिति काफी सुधरी है और विश्व स्तर की एक ये संस्था है और ऐसे डायरेक्टर का रहना यहाँ जरूरी है। लिहाजा सरकार ने ये परिवर्तन किया है और ये फैसला आज कैबिनेट के द्वारा सरकार इस बात का ऐलान कर सकती है कि उसने एसजीपीजीआई के डायरेक्टर की जो आयु सीमा है वो 65 से बढ़ाकर 68 साल कर दी है। तो एक बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एसजीपीजीआई पूरे देश में एक महत्व रखता है, सबसे बड़ा नाम है। तो ये बड़ा फैसला है और आगे इस तरह के जो केजीएमयू हैं या लोहिया संस्थान है वहां भी सरकार आगे इस तरह के कोई फैसले आगे कर सकती है क्योंकि ये सब ऑटोनॉमस बॉडीज हैं और यहाँ पर सीधे जो है राज्यपाल के अधीन ये लोग काम करते हैं और इसी वजह से इन संस्थाओं का अपना एक गरिमा उनकी बनी हुई है और यहाँ पर राज्य सरकारों का उतना हस्तक्षेप नहीं रहता है। जी धन्यवाद वीरेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव का मतदान प्रतिशत जारी हुआ है। 70 सीटों पर हुए मतदान में 60.42% वोटिंग हुई है और देखिए देर रात जारी हुआ विधानसभा चुनाव का मतदान प्रतिशत। जो आज 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट जो है वो सामने आ जाएंगे। तो देखिए देर रात विधानसभा चुनाव का जो मतदान प्रतिशत है वो जारी किया गया है। 699 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है और देखिए 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जो है वो सामने आ जाएगा। और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति पाठक हमसे जुड़ चुकी हैं। स्वाति, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए देर रात वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ गए और देखिए कल वो वक्त होगा जब रिजल्ट भी सामने आ जाएगा।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वोटिंग दिल्ली में हुई है, क्योंकि कल छुट्टी की घोषणा की गई थी और बहुत बार देखने को मिलता है कि लोग घूमने निकल जाते हैं, वोट प्रतिशत जो है उसमें कमी देखने को मिलती है। लेकिन दिल्ली में जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया देर रात, जो चुनाव आयोग की ओर से जानकारी आई, उसमें आपने देखा कि वोटिंग परसेंटेज 60 के आसपास पहुंच चुका है। यानी जो है ठीक ठाक मतदान देश की राजधानी में देखने को मिला है। और शांतिपूर्वक आरोप जरूर लगाए गए, पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया गया, भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया, कांग्रेस पार्टी ने, दोनों ही पार्टियों पर आरोप लगाया, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो। इधर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया, तो आरोप प्रत्यारोप पूरे चुनाव में कल देखने को मिला। लेकिन अब जो जनता ने फैसला कर लिया है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। 8 फरवरी को यानी शनिवार के दिन रिजल्ट दिल्ली का सामने आएगा और इस बार ये कहा जा सकता है कि चौंकाने वाला रिजल्ट देश की राजधानी में सामने आ सकता है। अलग अलग सीटों की बात करें, क्योंकि दिग्गज नेता चुनावी मैदान में है, आम आदमी पार्टी से भी कई बड़े चेहरे जो है वो चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने, आपने खुद देखा कि पूर्व सांसदों को टिकट दिया गया और चुनावी मैदान में उतारा गया है। कई पुराने चेहरों को भरोसा बीजेपी ने जताया। इधर कांग्रेस पार्टी ने भी जो है संदीप दीक्षित की बात हो, अलका लांबा की बात हो, तो इन चेहरों को मैदान में उतारा है। अब देखना होगा कि जनता ने किस पर भरोसा किया है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा है चुनावों में आम आदमी पार्टी ही जो है वो फ्री घोषणाएं किया करती थी, लेकिन इस बार वो भी तस्वीर नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भी कई घोषणाएं की है और कांग्रेस पार्टी की ओर से भी कई घोषणाएं फ्री वादे को लेकर किया गया है। अब बात भरोसे पर है, देखना महत्वपूर्ण होगा कि दिल्ली की जनता ने किस पर भरोसा किया है। अब जो चुनाव प्रचार किया गया, तमाम बातें जनता के सामने रखी गई, अब जनता ने कल वोट दे दिया है और फैसला 8 फरवरी को होगा और एग्जिट बिल्कुल 8 फरवरी को तस्वीरें साफ हो जाएंगी। ठीक है स्वाति, बने रहिएगा आप हमारे साथ। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर दिल्ली से है, जहां संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे। दोपहर 2 बजे चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया जाएगा। और देखिए, संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी, ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, तो दोपहर 2 बजे चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री मोदी देंगे। तो संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी। और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति हमसे जुड़ी हुई हैं। स्वाति, देखिए आज प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में बोलते हुए नजर आएंगे, जवाब उनकी तरफ से दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी से हुई थी और राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था और मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया था। और आपने देखा कि लंबा भाषण प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया और उसमें विपक्षी पार्टियों को भी निशाने पर लिया गया और कई बातें प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में कही गई। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे और इसके पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी जवाब दिया था। सरकार को जो है वो घेरने का काम राहुल गांधी की ओर से किया गया था, चाहे चीन के मुद्दे पर हो या महाराष्ट्र के वोटर्स के मुद्दे पर हो। उसको लेकर राहुल गांधी ने अपना लोकसभा में जब अभिभाषण पर बोल रहे थे, उस दौरान सरकार को घेरा, भारतीय जनता पार्टी को घेरा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के बाद राज्यसभा में संबोधन प्रधानमंत्री का होगा और ये कहा जा सकता है कि विपक्षी पार्टियों को घेरने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और कई ऐसे सवाल जिस पर विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरा है, उस पर जवाब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब राज्यसभा में बोलेंगे तो उस दौरान कह सकते हैं। स्वाति, देखिए पिछली बार भी हमने देखा जिस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया, उस वक्त भी वो बिना किसी का नाम लिए वो हमलावर नजर आए थे, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, तमाम विपक्षी दल हो। और आज उनके क्या अहम मुद्दे हो सकते हैं?
देखिए, पिछले दिनों जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं, राहुल गांधी ने कई सवाल लोकसभा में बोलते हुए उठाया है। चाहे चीन के मुद्दे को आप देखिए, घुसपैठियों के मुद्दे पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। और प्रधानमंत्री ने जब लोकसभा में जवाब दिया था तो उस दौरान आम आदमी पार्टी को भी जो है वो निशाने पर लिया था, कांग्रेस पार्टी को भी निशाने पर लिया था। आज भी कहा जा सकता है कि जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा तो उस दौरान। बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ देहरादून पहुंचे। हेलीकॉप्टर से यमकेश्वर के तल्ला बनास गांव जाएंगे। मागढ़ वासनी मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। और देखिए, ग्रामीणों के साथ रुद्राक्ष के पौधे सीएम योगी आदित्यनाथ लगाएंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां मागढ़ वासनी मंदिर के कार्यक्रम में देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। वो उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। देखिए, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। ग्रामीणों के साथ रुद्राक्ष के पौधे भी लगाएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ देहरादून पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, देहरादून से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से यमकेश्वर के तल्ला बनास गांव जाएंगे। मागढ़ वासनी मंदिर के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। तो ग्रामीणों के साथ रुद्राक्ष के पौधे भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगाएंगे। तो देहरादून पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए, इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ देहरादून में मौजूद हैं। और देखिए, अपनी भतीजी के शादी समारोह में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त देहरादून पहुंचे हुए हैं, जहां वो अपने पैतृक गांव जाएंगे और देखिए शादी समारोह में शिरकत करेंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमसे जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच चुके हैं देहरादून, क्या उनका पूरा शेड्यूल रहने वाला है? देखिए, देहरादून नहीं, देहरादून से तो केवल एयरपोर्ट में उतरे थे वो जौलीग्रांट से, और उसके बाद सीधा पौड़ी के यमकेश्वर चले गए। जो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर जो है यमकेश्वर के तल्ला बनास गांव पहुंचे हैं। और वहां पर माँ गढ़ वासिनी मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। और अब से थोड़ी देर में जो यूपी सीएम हैं वो संबोधित भी करेंगे वहां के लोगों को। और इसके अलावा ग्रामीणों के साथ जो रुद्राक्ष के पेड़ों का जो है वो रोपण भी तल्ला बनास जो गांव है उसमें करेंगे। आपको मैं बता दूं कि योगी आदित्यनाथ अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए जो है वो पंचूर जो यमकेश्वर है वहां पर पहुंचेंगे। और अभी उससे पहले यमकेश्वर के ही तल्ला बनास में जिस तरीके से ये मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और वहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है। जी ठीक है, धन्यवाद पंकज आपका जानकारियों के लिए। और खबर आगरा से है, जहां कांच व्यापारी से फोन पर 20 लाख की रंगदारी मांगी गई। रकम नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी गई। धमकी के बाद व्यापारी और परिवार के लोग दहशत में हैं। और देखिए, तहरीर पर एतमादपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। व्यापारी का फिरोजाबाद स्टेशन रोड पर कारखाना है। एतमादपुर मोहल्ला के शतुरवान निवासी है पीड़ित कांच व्यापारी। तो देखिए, इस मामले में केस दर्ज करवाया गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। तो कांच व्यापारी से फोन पर 20 लाख की रंगदारी मांगी गई है। आगरा का ये पूरा मामला, जहां रकम नहीं देने पर गोली मारने की भी धमकी दी गई है। और एक धमकी के बाद व्यापारी और उसका पूरा परिवार दहशत के माहौल में है। जहां तहरीर पर एतमादपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। व्यापारी का फिरोजाबाद स्टेशन रोड पर कारखाना है।
और खबर आगरा से है, जहां बिल्डर प्रखर गर्ग समेत 197 आरोपियों की संपत्ति जब्त होगी। बता दें कि बीएनएस की धारा 107 के तहत ये कार्रवाई होगी। संपत्ति जब्तीकरण को 6 विभागों को पत्र जारी किया गया। बता दें कि संपत्ति चिन्हित करने के लिए जीएसटी को भी पत्र लिखा गया है। नकली दवा, घी और जमीनों के फर्जीवाड़े पर कार्रवाई हुई थी। तो देखिए, संपत्ति जब्तीकरण की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। आगरा का ये पूरा मामला है। संपत्ति जब्तीकरण को 6 विभागों को लेकर देखिए पत्र भी जारी किया गया है। संपत्ति चिन्हित करने के लिए जीएसटी को पत्र लिखा गया है। नकली दवा, घी और जमीनों के फर्जीवाड़े पर यह कार्रवाई हुई थी। तो बिल्डर प्रखर गर्ग समेत 197 आरोपियों की जो संपत्ति है वो जब्त होगी। और शोभित हमसे जुड़ चुके हैं। शोभित, ये क्या पूरा मामला है और किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्डर प्रखर गर्ग सहित 197 आरोपी रडार पर है। इनकी संपत्ति जब्ती के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। बीएनएस की धारा 107 के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी, कोर्ट से अनुमति लेगी। अब गैंगस्टर की जरूरत नहीं है। इस धारा के तहत जिन लोगों ने अवैध कमाई से धन अर्जित किया है, अवैध संपर्क काम से किया है, उन पर कार्रवाई की बात हो रही है। जी ठीक है, धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर बरेली से है, जहां छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा। आरोपी छात्रा को बहला फुसलाकर गुजरात ले गया था। 15 दिन तक गुजरात में बंधक बनाकर रखा था। कोर्ट ने आरोपी पर 65,000 का जुर्माना लगाया है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के कस्बे में घटना हुई थी और इसी मामले में ये सजा सुनाई गई है। देखिए, 15 दिन तक गुजरात में बंधक बनाकर छात्रा को रखा गया था। कोर्ट ने आरोपी पर 65,000 का जुर्माना भी लगाया है। बरेली का ये पूरा मामला है, जहां छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। आरोपी छात्रा को बहला फुसलाकर अपने साथ गुजरात ले गया था और देखिए 15 दिन तक गुजरात में छात्रा को बंधक बनाकर रखा गया था। इसी मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 65,000 का जुर्माना लगाया गया है। और खबर आगरा से है, जहां दोपहर में हुई शादी और शाम को जेवर लेकर दुल्हन भागी है। जीजा और बिचौलियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया है। मंदिर में तय हुआ था रिश्ता और देखिए दोपहर के ये 7 फेरे लिए गए थे। शाम को परिवार वालों को विदा करने के बहाने दुल्हन फरार हुई है। घर वालों ने शादी कराने वाले युवक और दुल्हन की जीजा को पकड़ा है। शिकायत के बाद मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। आगरा के एतमदौला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए, आगरा का ये पूरा मामला है, जहां दोपहर में ये शादी हुई है और देखिए दुल्हन जो है वो जेवर लेकर शाम को फरार हो गई है। आगरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जीजा और बिचौलियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया है। पुलिस द्वारा इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। मंदिर में ये रिश्ता तय हुआ था और देखिए दोपहर में ही 7 फेरे लिए गए थे। शादी की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और शोभित हमसे जुड़ चुके हैं। शोभित, ये क्या पूरा मामला और क्या इस मामले में कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, मामला बड़ा अजीब है। दोपहर में शादी होती है और शाम को जेवर लेकर दुल्हन फरार हो जाती है। दूल्हे के परिवार वालों ने जीजा और उसकी बिचौलिया जिन्हें शादी कराई थी, इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पूरा मामला पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जेवर लेके वहां से दुल्हन फरार हो चुकी है। मामला थाना एतमदौला का है। जी धन्यवाद शोभित आपका जानकारियों के लिए। और खबर पीलीभीत से है, जहां चकमार्ग पर कब्जा कर बंद करने की आईजीआरएस पर शिकायत। डीएम ने गांव-गांव जाकर चकमार्ग से अवैध कब्जा हटवाया है। मनरेगा के तहत चकमार्गों के रास्ते को बनाकर दुरुस्त कराया है। और देखिए, चकमार्गों से अवैध कब्जे को हटवाने गांव-गांव पहुंचे डीएम। आईजीआरएस के शिकायतों का डीएम संजय कुमार सिंह ने समाधान कराया है। पीलीभीत क्षेत्र के शहर तहसील अमेरिया कलीनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 60 साल से बंद था ये रोड, बहुत परेशानी होता था न्यूरिया का आदमी जाने आने में ना। तो फिर एप्लीकेशन दिया न्यूरिया वाले ने ना, ये रोड निकल जाए। तो हम लोग ये रोड निकल गया जे। अब आने जाने के लिए और जैसे गेहूं काटना है, धान कटाई करना है, बहुत परेशानी था हम लोगों का। इतना परेशानी था, सबसे पीछे लगता था आगे वाला खेत का ना। ये सब अब बहुत सुविधा है इसमें। डीएम साहब और एडीएम साहब आए थे, उन्होंने इसके ये
50 साल से रास्ता बंद था, उन्होंने इसको आके कब्जा मुक्त कराया। इस क्षेत्र से आने जाने वाले लोगों के रास्ते निकलने से बहुत सुविधा हुई है। और ये जो खेत में जो पहले फसल भी ज़्यादा पैदा नहीं होती थी क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह जा नहीं पाते थे, और अब ट्रैक्टर वगैरह आराम से जाते हैं तो फसल भी दुगनी पैदा होती है, उनके समय से पैदावार हो जाती है। और क्या इससे मानते हैं आप राहत मिली है? इससे अब आवागमन भी इससे बहुत आसान हुआ है। जो पहले लोग 2 घंटे में जाते थे, अब इधर से 15-20 मिनट। और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आपको ले चलते हैं। ये उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों को पीपीपी पद्धति पर विकसित कराए जाने के अंतर्गत निगम को अन्य विभागों से लीज पर प्राप्त करते हुए बस स्टेशनों की लीज अवधि को 90 वर्ष के कंसेशन राइट चयनित विकासकर्ता को दिए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत लीज अवधि विस्तार पर मंत्रिपरिषद ने सहमति प्रदान की है। नंबर 2, उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली 2025 प्रख्यापन किया गया है, उस पर भी मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई। पर्यटन विभाग का यह है, इस प्रदेश में स्थित राही पर्यटक, आप तो मोबाइल चला रहे हैं, अंतर्देशीय जल। और सीधे आपको ले चलते हैं पौड़ी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जहां पौड़ी इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो देखिए यमकेश्वर महादेव मंदिर दर्शन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त वहां पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पहुंचेंगे। और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सहमति मिल गई है, इसमें 292.97 लाख रुपए, 2 अरब 72 करोड़ 97 लाख रुपए, 97,17,000 रुपए का खर्च आएगा। ये इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी, ये हो गया। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कैबिनेट प्रोक्योरमेंट हेतु अतिरिक्त दरों का वित्तीय पोषण राज्य सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के बजट से वहन किए जाने के संबंध में, ये भी अपने आप में हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग हमारे शिक्षक लोग भी करें, जो परिषदीय विद्यालय के, उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने सहमति दी है। यद्यपि इसमें केंद्र का भी बड़ा रोल है और केंद्र ने 10,000 पर टैबलेट हमको सहयोग किया है और 1468 करोड़ रुपया, 1468.80 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार को वहन करना है। ये कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा प्रयास है, तो काफ़ी सफल है। लोग जो हैं टैबलेट के माध्यम से हमारी टेक्नोलॉजी और जो इंटरनेट से कनेक्टिविटी उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारी से बच्चों को लाभान्वित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ये जनपद मथुरा वाला प्रस्ताव जो वापस हुआ है लिए गृह विभाग के 469 वाहनों जो निष्प्रयोज्य हो गए थे,
43 करोड़ 33,04,792 रुपए की लागत से इनको रिप्लेस किया जा रहा है। इसमें से इनोवा भी हैं, स्कॉर्पियो भी हैं और मोटरसाइकिलें भी हैं। ये कुछ प्रस्ताव थे।